बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वो तीनों अपने घरों से दूर हॉस्टल में रिहायश पसीर थे। सर्दियों की छुट्टियां हुई तो उन तीनों ने किसी अच्छी सी जगह सैर का प्रोग्राम बनाया। सबकी बाहमी रजामंदी से करीब ही एक तफरीही मकाम पर जाने का फैसला हुआ। वहां एक बहुत अच्छा होटल भी था, इसीलिए रिहाइश का कोई मसला पेश नहीं आया। वो जगह वैसे तो खूबसूरत थी, मगर लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहां बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं। वो तीनों भी ये बात जहन में बिठाकर वहां चले गए कि कुछ भी हो जाए, रात को बाहर नहीं निकलना। होटल में कमरे उन्होंने फोन पर पहले ही बुक करवा लिए थे। होटल जितना बाहर से खूबसूरत था, इतना ही अंदर से भी शानदार था, और कमरों का तो जवाब नहीं था। उन तीनों ने अपने लिए अलग अलग कमरे बुक करवाए थे। तीनों का ताल्लुक अच्छे घरानों से था, इसीलिए पैसों का मसला पेश न आया। एक बात जो कि उनके लिए हैरान कुन थी, इतने बड़े और इतने आला होटल में इंतहाई थोड़े पैसों में कमरे मिलते थे। ये बात खैर इतनी भी अहम नहीं थी कि वो इस पर सोचकर वक्त जाया करते। वो लोग शाम 6 बजे होटल पहुंचे, एक ही जगह बैठकर खाना खाया। खाने के बाद कॉफी का दौर चला। फिर तीनों ने लैपटॉप पर एक हॉरर मूवी देखी। 3 घंटे इसी में गुजर गए। जब नींद सताने लगी तो नबील के अलावा दोनों दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए। नबील भी उनके जाने के बाद अपने बिस्तर पर आ गया। बाहर दिसंबर की पुरस्रार और गहरी रात का राज था। वो एक गर्म इलाका था, इसीलिए सर्दी का जोर बहुत ज्यादा नहीं था। कमरे में हीटर का इंतजाम भी था, लेकिन नबील ने चलाने की जहमत न की, क्योंकि सर्दी बर्दाश्त के काबिल थी। इसी कमरे की खिड़की पर हल्के जर्द रंग का दबीस पर्दा लहरा रहा था। कमरे में जहाजी साइज का एक बेड था, जिस पर गहरे नीले रंग का नर्म मुलायम कंबल रखा हुआ था। नबील ने एक नजर खिड़की खोलकर बाहर डाली। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। धुंध जैसा एक धुआं फजा में चारों तरफ फैला हुआ था, जो शायद माहौलियाती आलूदगी की वजह से बाकी शहरों की तरह वहां पर भी था। इस खिड़की से होटल की पिछली तरफ के मंजर नजर आते थे। वो कुछ देर खड़ा देखता रहा। फिर जब खिड़की बंद करने लगा तो एक तेज हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। उसे न जाने क्यों एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। उसने फौरन खिड़की बंद की और बेड पर आ गया। कुछ देर दिल गैर मामूली अंदाज में धड़कता रहा। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी तो नींद का गलबा छाने लगा, और चंद ही मिनटों में वो खर्राटे ले रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी जब नबील की आंख एक डरावने ख्वाब से अचानक खुल गई। वो उठकर बैठ गया। सारा जिस्म खौफ की वजह से पसीने में शराबूर था। शायद ये हॉरर मूवी देखने का ही असर था, उसने दिल में सोचा। दिसंबर की सर्दी में भी उस कमरे में घुटन और गर्मी सी महसूस हुई। वो बेड से उतरकर खिड़की की तरफ आया। खिड़की खोली तो ठंडी हवा कमरे में आने लगी। कुछ सुकून महसूस हुआ। नबील ने बाहर के मंजर पर एक नजर डाली। धुंध अब भी थी, मौसम साफ था। दूर दूर तक फैली तारीकी देखकर एक बार दिल हौल उठता था। उसे रात का दूसरा पहर सबसे ज्यादा खौफनाक लगता था। वो कुछ देर खड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा। जब कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हुआ तो खिड़की बंद करने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर होटल से कुछ दूर बने कब्रिस्तान में गई। बिना चार दीवारी के वो एक छोटा सा कब्रिस्तान था, जहां कतारों में कब्रें मौजूद थी। वो हैरान हुआ। उस कब्रिस्तान के बारे में तो कभी नहीं सुना था कि होटल के इतने करीब ही कोई कब्रिस्तान है। ये होटल वाले भी कितने बेवकूफ हैं। भला कब्रिस्तान के इतने करीब होटल बनाने की क्या जरूरत थी? वो जेर लब बड़बड़ाया। कब्रिस्तान के दाखिली हिस्से पर एक नलका लगा हुआ था, और ये देखकर नबील की आंखें फटने वाली हो गईं कि इतनी रात को वहां एक औरत पानी भर रही थी। एक छोटा सा बर्तन नलके के आगे रखे वो इर्द गिर्द से बेनियाज नलका चला रही थी। नबील की तरफ उसकी पुश्त थी, इसीलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। चांद की रोशनी में हर मंजर वाज़े नजर आ रहा था। या अल्लाह,
اتنی رات کو یہ عورت کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا۔ یہ منظر دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ میں کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھی۔ پھر خیال آیا کہ شاید ارد گرد کی کوئی عورت ہو جو اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہو۔ یہ سوچ کر دل میں موجود ڈر تو کچھ کم ہوا، لیکن اتنی رات کو وہاں کیوں موجود تھی؟ یہ بات ابھی تک سوالیہ نشان تھی۔ کچھ دیر فضول سوچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بلاخر رات کے 2 بجے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلا دن بالکل عام سا تھا۔ ان تینوں نے پورا دن ارد گرد کا ایریا گھوما۔ نبیل نے قبرستان اور عورت والی بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ شام ہوتے ہی وہ ہوٹل واپس آ گئے۔ رات کا کھانا 7 بجے ہی کھا لیا گیا کیونکہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ آج سردی کی شدت کل کی نسبت سے کافی زیادہ تھی۔ یہ قریب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ نبیل اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی لڑکی سے چیٹنگ میں مصروف تھا کہ اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی اور اس میں سے ٹھنڈی سرد ہوا اندر آنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ڈاؤن کر کے اٹھا کہ کھڑکی بند کر سکے۔ ہوا اتنی زور سے چل رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کے پٹ بند کیے تو ہوا کی شدت کی وجہ سے وہ دوبارہ کھل گئے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا تو سامنے قبرستان پر نگاہ پڑی۔ وہ کل کی طرح ہی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ باہر اب طوفان آ چکا تھا۔ اس نے زور سے کھڑکی کو اندر کی طرف کھینچا مگر وہ اب بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی جدوجہد میں اس نے دیکھا کہ قبرستان کے نلکے پر آج پھر کوئی عورت کھڑی پانی بھر رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس زیبتن کر رکھا تھا جو ہوا کی وجہ سے اڑ رہا تھا۔ وہ بڑی مگن سی نلکا چلا رہی تھی۔ نبیل کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون تھی جو روز رات کے وقت وہاں آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج وہ جا کر دیکھے گا اور پوچھے گا کہ آخر وہ کون ہے۔ وہ کوٹ پہن کر نیچے آیا۔ ہوٹل کی سنسان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل اس عورت کی طرف تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا تو کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ نبیل کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے آواز تھی مگر وہ بن رکے چل پڑا اور کہا کہ بس آ رہا ہوں۔ یہ بولنے کے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ ارے سر سنیے تو۔ مینیجر اس کے پیچھے آیا مگر وہ جا چکا تھا۔ نبیل ہوٹل کا لان عبور کر کے بیرونی گیٹ سے نکل کر پچھلے حصے کی طرف آیا۔ اس نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں تھی اور ہنوز اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا قبرستان کی طرف بڑھا۔ عورت کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھی۔ سیاہ لمبے بال کمر سے ہو کر زمین تک آ رہے تھے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ اس عورت کا قد انتہائی چھوٹا تھا۔ اس نے آج تک اتنا چھوٹا قد کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ ساکت کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہا۔ عجیب بات یہ لگی کہ کمرے کی کھڑکی میں سے اس کا قد نارمل تھا لیکن اب سامنے وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ بالٹی پانی سے بھر چکی تھی۔ اس عورت نے اٹھایا اور قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ نبیل بھی دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ طوفان اب زوروں پر تھا۔ وہ چلتی چلتی ایک جگہ رکی۔ نبیل کے قدم بھی جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اس کا دل 1000 وولٹ کے کرنٹ لگنے کے بعد کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جگہ سے نیچے اتر گئی۔ نبیل نے پھٹی آنکھوں اور اڑتی رنگت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ وہاں زمین میں نیچے کی طرف سیڑھیاں تھی۔ وہ عورت اب غائب ہو گئی تھی۔ شاید انڈر گراؤنڈ کچھ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ جو ہی وہ نیچے ہوا اوپر سے ٹھک کی آواز کے ساتھ زمین جہاں سے سیڑھیاں تھیں خود بخود آپس میں مل گئی۔ وہ اب زمین کے نیچے تھا۔ یہ منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کو حوصلہ اس بات کا تھا کہ وہاں روشنی تھی۔ کوئی لائٹ بلب کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی روشنی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ عورت اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ نیچے اترتا گیا۔ تقریباً 150 سیڑھیوں کے بعد جب وہ نیچے اترا تو ذہن زلزلوں کی زد میں آ گیا کیونکہ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہ دنیا
इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जहां वो रहता था। वो एक बड़ा सा बाजार था। बाजार में बड़ी बड़ी इमारतें जो आसमान को छू रही थी। और तो और अब वो खुले आसमान तले था। अच्छी तरह से याद था कि वो ज़ेरे ज़मीन था, मगर यहाँ के तो मंजर ही अलग थे। वहां बहुत सारे लोग घूम रहे थे। बस फर्क इतना था कि उन लोगों के कद बहुत छोटे थे। औरतें और मर्द जिनके चेहरे बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन बाकी जिस्म इंतहाई छोटा था, बिल्कुल बोनो जैसा। उसको सब देखने लगे। कभी ख्वाब में भी उसने ये नहीं सोचा था कि वो कब्रिस्तान के अंदर ऐसी एक अजीब व गरीब जगह पर आएगा। इतने लंबे इंसान को वो सब लोग अब हैरत भरी नजरों से घूर घूर कर देख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक छोटे से आदमी ने पूछा। नबील की समझ में ना आया कि वो क्या करे। मैं नबील हूं। उसका डर किसी हद तक थोड़ा कम हो चुका था। जो भी था वो इंसानों के दरमियान ही तो था। तभी एक आदमी ने आगे बढ़ा। कहां से आए हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, और तुम इतने लंबे कैसे हो? वो सर को ऊपर उठाकर बमुश्किल नबील को देख पा रहा था। इतने छोटे लोगों के दरमियान वो कोई देव हैकल लग रहा था। आप लोग कौन हैं? उसने सवाल के बदले दोबारा सवाल कर दिया। हम इंसान हैं, लेकिन तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब दिया। मैं भी इंसान हूं। वो अपने सामने खड़े बोनों के एक मजमे को देखते हुए बोला। इतने लंबे इंसान कैसे हो सकते हैं? हुजूम में से एक आवाज उभरी तो सब कहकहे लगाने लगे। अरे ऐसे लंबे तड़ंगे इंसान तो कई साल पहले होते थे। तस्वीरों में नहीं देखा तुम लोगों ने? हुजूम में से एक ही आवाज आई और साथ ही फिर सब कहकहे लगाने लगे। नबील के जहन में कई साल पहले अपने दादा जान से सुनी हुई बात आई, जिन्होंने बताया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इंसान बिल्कुल बोनों की तरह होंगे। उनकी शक्ल सूरत सब हम जैसा होगा, मगर वो कद के बहुत छोटे होंगे। तो क्या वो उस दौर में आ गया था? वो खुद से कहता हुआ हैरान हुआ। लेकिन वो वहां कैसे आ गया था? उसने सोचा कि वो उनसे पूछे कि आखिर वो दौर कितने सालों के बाद आया है। वो सब उसको किसी मावराई मखलूक की तरह देख रहे थे। आज क्या तारीख है? उसने कुछ सोचकर सवाल किया। 7। एक आदमी ने फट से जवाब दिया। नबील को याद आया कि आज वाकई 7 तारीख है। और साल कौन सा है? वो दोबारा बोला। 4018। उस आदमी ने जवाब दिया। क्या? नबील का मुंह खुले का खुला रह गया। 4018? उसने ज़ेरे लब ये अल्फाज दोहराए। ये कैसे हो सकता है? मतलब वो 2 सदियों के बाद का जमाना था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने सर को जोर से हिलाया कि कहीं वो नींद में कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। सब लोग उसकी पागलों वाली हरकत पर हंसने लगे। अगर वो 4018 में आ गया है तो वो वापस कैसे जाएगा? क्या हुआ? उसको ऐसे परेशान खड़ा देखकर एक आदमी ने पूछा। उसने जवाब में सारा किस्सा उनको सुना दिया। सब लोग उसकी बातों पर बुलंद आवाज में कहकहे लगा रहे थे। वो शायद उसे पागल समझ रहे थे। चलो सब अपना काम करो, ये आदमी तो पागल है, एक आदमी ने बुलंद आवाज में कहा। तो कुछ ही देर में सब वहां से खिसक गए। वो तन्हा वहां खड़ा रह गया। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो रो देने लगा। तभी एक बूढ़ा छोटा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम जहां से आए हो वापस वहीं चले जाओ। यहाँ ये लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। मैं जानता हूं कि तुम उस जमाने से आए हो जो 2 सदियां पहले का है, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊं? और ये कौन सा जमाना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 4018 है। तुम देख नहीं रहे लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है? यहाँ हर काम के लिए मशीनें हैं। यहाँ इंसान कोई काम नहीं करता, बस मशीनों को चलाता है। इमारतें आसमान से बातें कर रही हैं, बस हम लोग खुद जमीन में धंसते जा रहे हैं। उस आदमी का धंसने से मुराद अपना छोटा कद था। तो क्या उसके दादाजी ने सच कहा था? वाकई एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया बहुत तरक्की कर लेगी और उसकी पहुंच चांद से बहुत आगे तक होगी। इंसान मजीद आराम पसंद हो जाएगा। उनके कद बिल्कुल बोनों की तरह होंगे। जैसे पहला दौर था जब लोगों के कद बहुत लंबे हुआ करते थे, मगर फिर छोटे होते गए और वक्त गुजरने के साथ साथ वो बिल्कुल बोनों की तरह लगने लगे। हाँ, शायद एक ऐसा दौर आएगा जैसा वो देख रहा था। साल गुजरने के बाद भी नबील को वो रात याद है और उसे पूरा यकीन है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा
जैसा वो देख कर आया है। वो जिसको भी ये बात बताता है वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने ख्वाब देखा होगा, मगर नबील को यकीन है कि वो सब उसने जागती आंखों से देखा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नबील को कोई दिमागी बीमारी है और इस बीमारी की वजह अक्सर वो ख्वाब में देखी गई चीज़ों को हकीकत तस्वुर करता है। वो अक्सर जागती आंखों से ऐसे मंजर तस्वुर कर लेता है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। वो इन मंजर में इस हद तक खो जाता है कि उसे वो सब कुछ सच लगने लगता है। अब कब्रिस्तान वाली रात की बात में कितनी सच्चाई है, ये बात वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।